शुक्रवार के दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, शनिवार के दिन मेरा चालान हुआ और सोमवार के दिन मैं जेल से निकल गया। जब मैं पहली बार जेल गया 1992 में जेल गया था। किस मामले में गए थे? मर्डर केस में गया। मर्डर केस। केस मेरे ऊपर होता चला है। टोटल केस कितना हुआ होगा अब तक? 30-40 केस हुए। 40 केस हुआ। जेल भी गए हैं? जेल गए हैं। कितने दिन रहे हैं जेल में? टोटल मिला करके हम जेल में रहे हैं 12-13 महीने। अरे सब कुछ करना पड़ता था, सब कुछ, खाना बनाना पड़ता था, नहलाना पड़ता था, लैट्रिन साफ करना पड़ता था, और वार्ड के इंचार्ज का तो खैर तेल मालिश सब होता ही था। और जो रसूख वाले जो बंदी जाते थे, जो कैदी जाते थे, उनका भी सब कुछ करना पड़ता था। थाना पर विनोद बाबू थे, उन्होंने फोन किया और मैं था उस वक्त छपवा से आया, मोतिहारी जा रहा था। तो बोले कहाँ हो दीपेश? छपवा समय पर आगे थे हम। मतलब मैं यहाँ पर है, देखो बेंगलुरु के 10 मिनट वहाँ पहुँच गया। आपके हिंदुस्तान के झंडा को अगर कोई नीचा दिखाना चाहता है तो आप क्या करेंगे? जवाब कई तरह से दे सकते हैं। पहला जब झंडे के ऊपर दूसरा जो झंडा किया गया उसको नीचे कर देंगे। दूसरा जवाब, जब इस झंडा को हम नीचे करने जाएंगे और नहीं मानेगा, समझाएंगे, उसके बाद भी नहीं मानेगा तो लतियाएंगे, उसके बाद भी नहीं मानेगा तो उसको खत्म कर देंगे। मनीष कश्यप से दोस्ती आपको कैसी हुई, क्या कुछ कहानी है थोड़ा सा? मनीष कश्यप से सबसे पहले मेरी मुलाकात थी बेतिया हॉस्पिटल में। किसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए आया हुआ था, उसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाने में गया था। हम ऊपर चढ़े तो मनीष कश्यप 5-7 लड़कों के साथ बस आ रहा था, अपना गाली गुला देते हुए आ रहा था, या करेंगे वाह करेंगे, हमको निकाबिल हो रहा था। तो हल्के में ले लिया हमको, यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, आँख तो ऐसे से लाल पीला करके डूबता है। और उन हो जाएगा भाई था मंटू, दीपेश भाई छोड़ो। हम बोले समझाओ हॉस्पिटल यहाँ कब एडमिट हो जाए या कब पोस्टमार्टम हो जाए पता ना चली। सबसे बड़ी विडम्बना तो बीजेपी वालों की यही है। आप कभी उनके नारा में सुने हैं कश्मीरी भी हमारे हैं? कश्मीर हमारा है, नहीं कश्मीरी हमारा नहीं है। कश्मीरी को मार भगाओ और कश्मीर को ले लो। प्रशांत सिंह को ही काफी केस है। हाँ, बहुत केस है उनके ऊपर। कितने केस हो गए उन पे? 60-70 से ज्यादा होगा। 70 केस है। चाचा पे 70, भतीजा पे 30। सुने हैं कि पूरा रोड पर निकलते हैं, पूरा पिस्टल लेके लोग, साथ में 10 को 20 को लड़का बाउंसर वगैरह घूमता है उनके साथ। चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो नीतीश जी हो, राहुल हो या प्रशांत किशोर हो, सभी लोग अपना अपना डफली बजा रहे हैं। लेकिन अभी नमस्कार, स्वागत है गांव देहात पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं गांव देहात की असल सच्चाई, लोगों की आवाज़, लोगों की ज़िंदगी से जुड़े बड़े और ज़रूरत के मुद्दे की। आज के एपिसोड काफ़ी खास होने जा रहा है क्योंकि आज के हमारे मेहमान हैं समाज सेवी पूर्व वार्ड पार्षद दीपेश सिंह जी। सर बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको हम आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे सबों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। क्या कुछ चल रहा है अभी के समय में, क्या कुछ कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अभी के समय में आप क्या पूछना चाहते हैं? राजनीति के संबंधित पूछना चाहते हैं, राजनीति में क्या चल रहा है, या सोशल वर्क के बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या चल रहा है? दोनों के बारे में बताइए, क्योंकि सबसे पहले तो हम राजनीति के ही बारे में जानेंगे, क्योंकि यह साल बिहार के लिए काफ़ी खास माना जा रहा है और चुनावी साल है। तो शुरुआत हम राजनीति से ही करते हैं, क्या कुछ चल रहा है? राजनीति में तो अभी काफ़ी उथल पुथल चल रही है। सब कोई अपना अपना डफली बजा रहा है, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो नीतीश जी हो, राहुल हो या प्रशांत किशोर हो, सभी लोग अपना अपना डफली बजा रहे हैं। लेकिन अभी राजनीति के बारे में कुछ कहना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस कवट बैठता है यही अभी तय नहीं है। तो फिर राजनीति पर उस विषय पर चर्चा करना ही बेकार होगा। सबसे पहले आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, सफर की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तारित से बताइए। देखिए, सब राजनीति सफर की शुरुआत मैं अपने मुंह से क्या कहूं, लेकिन मुझे जानने वाले लोग कहते हैं आंदोलन जीवी, जो आंदोलन करता है। उस मुद्दे को मेरे द्वारा उठाया गया है। मैं एक मंच संचालित करता हूं, युवा जागरण मंच, जिसका संस्थापक भी मैं ही हूं और अध्यक्ष भी मैं ही हूं। मेरे पास उसमें मेंबर लगभग 10,000 के करीब में है मेंबर, जो कहीं से भी रजिस्टर्ड नहीं है। हम बीजेपी में थे, बीजेपी नगर अध्यक्ष के पद पर थे, हमने रिजाइन दिया और युवा जागरण मंच का अपना हम लोगों ने स्थापना किया।
कोई बैनर पेपर। बैनर शुरू से बताइए कि दीपेश सिंह पढ़ाई करते थे उस टाइम से, कब इनका राजनीति में झुकाव हुआ, कब राजनीति में उनका सफर शुरू हुआ, कब से वो राजनीति में आए, आपकी सफर क्या है, कहानी क्या है, थोड़ा शुरू से बताइए। देखिए, राजनीति में आने से पहले पढ़ाई और राजनीति के बीच की कहानी है। लोग मुझे बाहुबली कहने लगे। मैं बाहुबली हूँ नहीं। बात है 95, 96, 97 की, जबकि मैं बाहुबली हूँ नहीं। तो बाहुबली के इस शब्द को बदलना था मुझे। बाहुबली के जगह मुझे जनबली बनना था। संघर्ष किया, मैंने काफी संघर्ष किया। उसी वक्त तो चुनाव हो रहा था, बीजेपी मंडल का चुनाव। मैंने सक्रिय भूमिका निभाई, उसका सक्रिय सदस्य बना। उसके बाद नगर अध्यक्ष बना। नगर अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा में और राजनीतिक दल, तो मैं राजनीतिक दल में गया नहीं जो मुझे पता हो, लेकिन भाजपा की खासियत यही है या खामी है, या जो समझिए, खासियत समझिए या खामी समझिए, कि भाजपा की राजनीति करनी है तो आपको शीर्ष नेताओं की चमचाई करनी होगी, जो मेरे खून में शामिल नहीं है। मुझसे चमचाई नहीं हो सकता है। मेरे बाबा की तबीयत खराब थी, मैं पटना था, ऑपरेशन हुआ था उनका, और उस वक्त मैं नगर अध्यक्ष था और जिला अध्यक्ष थे शैलेंद्र मिश्रा, बानू छापर वाले। मेरे पास खबर गया कि कल प्रोग्राम है, उसमें रहना है। हम बोले हम तो कल नहीं रह पाएंगे। और संजय भैया को भी पता है कि बाबा का ऑपरेशन हुआ है, और मदन चा को भी पता है, डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल उस पर सांसद था। तो मैं कल नहीं रहूंगा। तो दीपेंद्र सराफ ने कहा तो इससे अच्छा रहेगा कि आप रिजाइन मार दीजिए। हम बोले वो मस्त, रिजाइन दिया, आते ही रिजाइन लेटर आपको भेज दूंगा। और मौके पर रिजाइन, दीपेंद्र सराफ ने बोला कि आप रिजाइन मार दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रिजाइन मार दिया। मेरा अभी से रिजाइन समझिए, लेकिन आते ही मैं आपको लेटर दे दूंगा। मैं पटना से लौट कर आया, लेटर भी दे दिया। खैर कुछ ही दिन में बाबा भी मेरे गुजर गए। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी जो ये बाहुबली नाम से ये जो लोग मुझे पुकार रहे हैं, जब भी जरूरत ऐसा कैसा कि बाहुबली आपको लोग बोलते हैं? बहुत सारा केस मुकदमा मेरे ऊपर हुआ है। अब क्यों हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। कैसा केस? बहुत सारा केस हुआ, मर्डर केस हुआ, रंगदारी केस हुआ, अपहरण केस हुआ, बहुत सारा केस हुआ। हो सकता है कि मेरी बोली कड़ा हो, मैं मुंह पे ही बोलता हूँ, जो भी बात बोलना होता है मैं मुंह पर भी बोलता हूँ, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, या कोई पदाधिकारी हो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या करेगा मेरे साथ। लेकिन जो बोलना होता है मैं मुंह पर बोलता हूँ। शायद उसी चक्कर में मेरे ऊपर केस होता चला गया। उस वक्त बीजेपी वाले लोग समझते थे कि इसको फोन करेंगे रात में, खबर कर देंगे रात में, तो कल सुबह ही 500 बाइक लेकर के चला आएगा। ऐसा ही होता था मेरे साथ। कल अगर प्रोग्राम है तो आज रात में मेरे पास खबर आएगा कि कल प्रोग्राम है, तो मैंने सोचा रिसीव करना है, तो चपटिया चलना है, मतलब वगैरह वगैरह, तो तुम बाइक का अपना व्यवस्था कर देना। 500, 700, 1,000 बाइक लेकर। बाहुबली थे तब तो हो ही जाता। बाहुबली न जैसे वो लोग देखता था, जबकि यह बाहुबली का काम नहीं है, यह जनबली का काम है। तो मैं लेकर के पहुंचता था, उन लोगों का कार्यक्रम में सफल होता था, फिर मैं चला भी आता था, खर्च भी होता था। और 500, 1,000 बाइक मंगाना खर्च भी होता था। तो बाइक पैसा से नहीं है, उसमें आधा बाइक तो हमसे पेट्रोल भी नहीं लेता था, और आधा बाइक वाले को पेट्रोल का पैसा देना पड़ता था। क्योंकि 2000 के आसपास आप समझ सकते हैं कि मेरी उम्र क्या होगी, और जो हमसे जुड़े होते लड़के उनकी उम्र क्या होगी। तो उस वक्त उनको मतलब गार्जियन के भरोसे रहना पड़ता था, तो कुछ तो पेट्रोल का पैसा भी लेते थे। खैर चलिए कोई बात नहीं, राजनीति करना है तो कुछ खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि अरे ये लोग मुझे बाहुबली समझ रहा हूँ, बाहुबली की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, खैर तब तक ये सभी समस्या आ गई, रिजाइन भी दे दिया मैंने। तो मैंने सोचा कि इस छवि को बदलना है, बाहुबली सब मुझे जनबली बनना है। तो हम लोग बैठे हुए थे। तो बीजेपी में भी रह के बन सकते थे? नहीं, बीजेपी, वही तो बोले, बीजेपी में रह करके बाहुबली बन सकते थे, जनबली नहीं बन सकते थे। अभी तो बताए, बीजेपी में अगर आपको राजनीति करनी है तो शीर्ष के जो नेता है, आपसे जो ऊपर के जो लोग हैं, उनका चमची करना, उनको भी अपने ऊपर चमची करना पड़ता है। तो बाहुबली चमचाई थोड़ी करता है। यही तो बात थी कि चमचाई हमसे होगी नहीं, और वो लोग जो आदेश फरमाते थे
वो भी हमसे होगा नहीं। किसी के आदेश का मैं गुलाम नहीं हूँ। हम्म, जरूरत है आप मुझसे बोलिए, इसीलिए आपने रिजाइन दे दिया। मैं रिजाइन दे दिया। तो हम लोग बैठे हुए तो हम और अभिषेक पांडे जो पार्षद है, वर्तमान पार्षद है 16 का। तो ये राज ठाकरे ने उस वक्त विरोध किया था वहाँ बिहारियों का। बैठे नहीं हुए तो वो मेरे पास आया और बोला कि भैया वो तो कौन तुरला मंच बनावे के। तो हाँ युवा जागरण मंच हमारा मन में बा, अब बनावे के बा तो बना दिया उन्हें बन जाई। बिहार के विरोध बोल बटे महाराष्ट्र में हमने महाराष्ट्र के विरोध कर लिया। तो उसके उसी वक्त हम लोग बैनर बनवाए उसी वक्त, और कल लोग हम लोगों को विरोध करना था, विरोध जताना था। कब की बात है ये? बात है वही 2000 ईस्वी के आसपास की बात है, उतना याद नहीं है ठीक से मुझे। अब रजिस्टर देखना पड़ेगा, रजिस्टर देखेंगे तो बता देंगे। तो महाराष्ट्रियन का हम लोग विरोध किए। यहाँ पर मेन विरोध था उस वक्त राज ठाकरे का, क्योंकि राज ठाकरे ने ही विरोध किया था। लालू यादव उस वक्त रेल मंत्री थे। तो हम लोगों ने विरोध किया। अब उधर मुझे लोग बाहुबली समझते ही थे और मैं खुद को जनबली समझता था। अच्छे खासे लड़के आ गए, कार्यक्रम हम लोगों का सफल रहा। उसके बाद से हम लोग युवा जागरण मंच के बैनर तले ही हम लोग आंदोलन करना चालू किए। उसी क्रम में बिजली का आंदोलन हुआ। बेतिया बिजली 2004 से 2009 तक वो केंद्रीय रेल मंत्री थे। हाँ, केंद्रीय रेल मंत्री, उसी टाइम की बात है। तो हम लोग ये आपको बिजली ऑफिस के खिलाफ हम लोग आंदोलन किए। बिजली बेतिया में नहीं मिलती थी। बेतिया का पूरे बिहार में वही स्थिति थी, लेकिन बेतिया की स्थिति काफी बुरी थी। आंदोलन के कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया इसी बैनर के तले। 2-3 स्कूटी को हम लोगों ने यहाँ से वापस भेज भी दिया जैसे तैसे करके। आंदोलन के क्रम में ही एक स्कूटी का चेहरा कालिक हुआ, इल्जाम मेरे ऊपर आया। चलिए कोई बात नहीं, जनता के लिए केस भी हुआ, जेल भी। पहले भी केस होता था, नेतागिरी में भी केस हुआ। नेतागिरी में भी केस हुआ। केस मेरे ऊपर होता चला है। दिपेश सिंह पे कितना केस है अब तक? अब तो मात्र 7 केस है। पहले टोटल केस कितना हुआ होगा अब तक? 30-40 केस हुए। 40 केस हुआ। लगभग। जेल भी गए हैं? जेल गए हैं। कितने दिन रहे हैं जेल में? टोटल मिला करके हम जेल में रहे हैं 12-13 महीना। जेल की क्या कुछ स्थिति होती है उस पर बताइए ना, थोड़ा जेल का कहानी बताइए। जेल में बहुत बुरा दशा होता है। जिसकी पहुंच नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उनको बहुत बुरा दिन देखना पड़ता है जेल में। वैसे लोग जेल जाने के बाद या तो बिल्कुल सुधर जाते हैं या निर्दोष फंसे हैं तो उसके बाद से दोषी बन जाते हैं। क्योंकि जो वहाँ प्रताड़ना वो लोग झेल करके आते हैं, उस प्रताड़ना का जवाब वो जेल के बंदी को दे नहीं पाते हैं और जेलर को दे नहीं पाते हैं। उस प्रताड़ना के वजह में वो बाहर आकर के क्राइम करते हैं और उसके बाद जब दोबारा जेल जाते हैं तो फिर उनकी पूछ बढ़ जाती है। जो कैदी उसको प्रताड़ित कर रहे थे वही कैदी उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। जो जेलर उसको गेट में जाने नहीं देता। प्रताड़ना कैसा होता है? प्रताड़ना होता है जेल में, जैसे कि लैट्रिन है, वार्डन में लैट्रिन है, उसी के बगल में बेड दे दिया जाता था, यहीं सो। अब 5 फीट जगह में 10 आदमी को घुसाया जाता था। और कैसे घुसाया जाता था? जिसे 5 आदमी से सुला दिया गया। 5 फीट जगह 5 आदमी काफी है, बहुत मतलब दिक्कत से 5 आदमी चला गया। अब उस 5 आदमी के बीच में ऊपर से एक आदमी रख के लात से मारता था, ऐसे मार करके उसको उसमें घुसाया जाता था। जगह नहीं रहता था। और जो वार्ड इंचार्ज होते थे 5-5 आदमी के बदले एक जगह छेक करके अपना पड़े रहते थे। पैर भी उनका दबाना पड़ता था। अरे सब कुछ करना पड़ता था, सब कुछ। खाना बनाना पड़ता था, नहलाना पड़ता था, लैट्रिन साफ करना पड़ता था। और वार्ड के इंचार्ज का तो खैर तेल मालिश सब होता ही था। और जो रसूख वाले जो बंदी जाते थे, जो कैदी जाते थे, उनका भी सब कुछ करना पड़ता था। बहुत सारे लड़के थे वैसे जेल में। आपको परेशानी हुई? हमको परेशानी नहीं हुई। काहे? बाहुबली थे? नहीं, बाहुबली तो बाद में लोग कहने लगे। जिस वक्त मैं गया, अभी बोले आपको जिसकी पहुंच और जिसके पास पैसा,
यह दोनों चीज नहीं है। तो आपके पास पहुंच थी कि पैसा थी? पहुंच थी और पैसा था, दोनों था। और मेरे संपर्क इतने थे लोगों के बीच में कि पैसे की कमी को आज तक मुझे महसूस नहीं हुई। आज तक मुझे कभी भी कोई जरूरत पड़ा, वो लोग खुद ही पूरा, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी उन लोगों से, वो लोग खुद ही पूरा कर दिए। जब मैं पहली बार जेल गया 1992 में जेल गया था। किस मामले में गए थे? मर्डर केस में गया। मर्डर केस में? किसका केस, किसकी मर्डर केस था? एक 11 चौक पर था, छोड़िए नाम नहीं लेंगे, उसका मर्डर हुआ। और वो मैं फंसा था एक पुलिस जमादार के चलते। एक जमादार उस वक्त थे टाउन, फंसाए गए थे आप? उनके वजह से मैं फंसा था और वही मुझे फंसाए भी थे। खैर कोई दिन मैं जेल में रहा। कैसे फंसा दिए थे, क्या कुछ हुआ था? और प्रशासन कैसे फंसाती है ये तो आप उनका समझ जमादार सकते वाले हैं। क्या बताएं कि उनके चलते फंसे? जमादार से और उस व्यक्ति को, मुन्ना नाम था उसका, उस व्यक्ति को कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद को सुलझाने के वक्त 250 रुपया मैंने उसको दिया था, मतलब जमादार को दिया 250 रुपया। तो मामला जाकर के इन लोगों का खत्म हुआ। 250 रुपया 2002 में 1992 में 250 रुपये की कुछ औकात थी। तो 250 रुपया मैंने दिया, मामला उनका खत्म हो गया। उसके बाद यही जमादार साहब अब लगे हमसे, कहीं मुलाकात हो जाती थी तो ये मिठाई खिलाओ मिठाई खिलाओ। हम बोले जमादार साहब हम ना कोई अपराधी हैं और ना हम कोई बिजनेस करते हैं, ये आपको हम जब मिलेगा तब मिठाई खिलाएंगे। बहुत कुछ बोले उस समय। उसके बाद संजोग से इसका मर्डर हो गया, बस हमको फंसा दिया गया। गए थे जेल पर हमसे मिलने। पहली बार केस वही हुआ था? वही पहली बार केस हुआ था 1992 में। जेल अब उसी केस में चले गए 21 दिन के लिए। 21 दिन के लिए। फिर जेल से निकला, उसका मैं घर पर रह रहा था और उसके बाद से तो केस का लाइने लग गया। जिस क्राइम में नहीं रहते हाँ, कोई हम घर पे आया, उधर क्राइम हुआ, केस हो गया। अभी आपको 2007 उसके बाद भी जेल गए? उसके बाद टोटल बताया तो 13 महीना हम जेल में रहे हैं। 11 महीना एक केस में, और 2-2.5 महीना बाकी सारा केस मिलाकर 21 दिन 15 दिन 4 दिन 21 दिन इस केस में रहे। 15 दिन अभी जो एक केस हुआ था मेरे ऊपर, मर्डर केस ये भी था, 15 दिन उसमें रहे। 4 दिन बिजली वाले केस में रहे और 3 दिन एक डाका डालने के केस में रहे। जो डाका डालने वाला जो केस हुआ, मोटरसाइकिल छीनने वाला जो केस हुआ मेरे ऊपर, जिसका मोटरसाइकिल छीना गया है वो मेरा दोस्त। हम लोग साथ ही मोटरसाइकिल खोज रहे हैं और उसी केस में हमको अंदर कर दिया गया। और वह सीधा साजिश थी तो आप समझ सकते हैं, सीधे दिख रहा है आपको। किसी पार्टी, किसी नेता या पुलिस की, किसकी? ना उस वक्त किसी राजनीतिक दल से कोई बॉस नहीं था। पुलिस फंसा रही थी? पुलिस फंसा रही थी उस वक्त। क्या फंसा रही थी पुलिस? क्यों फंसा रही थी पुलिस, ये तो पुलिस से पूछना पड़ेगा, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। पुलिस क्यों फंसा रही थी, लेकिन खैर उस लड़का ने गवाही भी दिया। थाना भी कहा नहीं ये तो मेरा दोस्त है, ये नहीं है। और कोर्ट में गया सीजीएम के सामने, और सीजीएम के सामने जाकर कहा कि अगर इसने मेरी बाइक छीनी होती तो मैं इसको लिख देता कि जाओ, ये मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, हम लोग एक साथ बीमड़ी स्कूल में पढ़े हुए हैं, उसके हम लोला अकेडमी में पढ़े। कॉलेज में जाने के बाद हम लोग अलग अलग हो गए, हमेशा इससे मुलाकात होती रहती है। और ये मोटरसाइकिल मेरा छीनेगा, मार के इसका हम हाथ पैर तोड़ देंगे। एकदम यही वर्षन उसका था सीजीएम ऑफिस में। थाना में मुझे बुलाया गया, मैं थाना में गया तो बोला रही तो मेरा दोस्त है, तो मेरा मोटरसाइकिल छीनाई। तो हम लोग साथ में खोज रहे थे मोटरसाइकिल छीनने वाले का नाम भी हमने बताया थाना में। जूनू नाम का एक लड़का था दरगाह मोहल्ला का जो गुजर चुका है, वही मोटरसाइकिल छीना था। और उसी केस में प्रशांत सिन्हा एसपी थे यहाँ पर, जिन पर शो कॉज भी हुआ। तो शुक्रवार के दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, शनिवार के दिन मेरा चालान हुआ और सोमवार के दिन मैं जेल से निकल गया, क्योंकि कुछ बनता ही नहीं था। सोमवार को आया, गवाही दिया, उसी वक्त मेरा बेल हुआ, उसी वक्त शो कॉज हुआ एसपी साहब पर। तो खैर ये तो कई बार एसपी साहब डीएस साहब पर शो कॉज हो चुका है यहाँ से मेरे चलते, और सबसे तो मैं बड़ी हूँ। अभी एक आपको मैं घटने के बारे में बता रहा हूँ। नानो सती के पास प्रताप लोहिया अपहरण कांड काफी मशहूर था।
पढ़ा होगा आपने अखबार में या नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है उस वक्त आप लोगों की उम्र नहीं हो। तो बहुत चर्चित हत्याकांड था, पुजारी की, एक पुजारी की हत्या और प्रताप लोहिया का अपहरण और बेतिया राज में चोरी, सेकंड चोरी, फर्स्ट चोरी नहीं, सबसे बड़ी चोरी नहीं उसके बाद वाली। हाँ उसके बाद वाली चोरी, बैंक डकैती 9/11 ही शायद बैंक डकैती हुआ था। सब केस में मेरा नाम आया, जबकि जिस वक्त यही कोतवाली चौक पर एक बैंक लुटाया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शायद था। तो मान लिया मेरा मोहल्ला है, मैं कभी इधर से भी जा सकता हूँ, कभी इधर से भी जा सकता हूँ। उस दिन भी मैंने उधर से क्रॉस किया था, कभी किया होगा उसके घंटा 2 घंटा पहले। बैंक लूट हो गई, मेरा नाम आ गया। बैंक लूट होने के 10 मिनट के अंदर मेरे पास थाना पर विनोद बाबू थे, उन्होंने फोन किया और मैं था उस वक्त छपवा से आएगा मोतिहारी जा रहा था। तो बोले कहाँ हो दीपेश? हम बोले हम तभी हैं झाखड़ा से आए थे, छपवा से तो आगे थे हम बोले मैं यहाँ पर है, तो बैंक लूट के 10 मिनट वहाँ पहुँच गया। अब तो मेरा दिमाग खराब है, क्या हो गया? हम बोले सर कब बैंक लूट हुआ? तभी 10 मिनट हुआ। हम बोले सर 10 मिनट में वहां से यहाँ की दूरी तय नहीं कर सकता, उस वक्त इस तरह सड़क भी नहीं था। 50 से 60 किलोमीटर हो गया ना? नहीं 50-60 किलोमीटर नहीं, 30-35 किलोमीटर करीब 30-35 किलोमीटर हो गया। 30-35 किलोमीटर 10 और उसमें सड़क भी नहीं था। संजोग से सामने एक पीसीओ दिखा, तो हम बोले सर आप लाइन पर रहिए। हम गए ट्रैक से, पीसीओ का जमाना था, पीसीओ में घुसे, उस लैंडलाइन से फोन किए। बोले सर यह नंबर आपके पास गया, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप उसको रिसीव कीजिए। उस नंबर को रिसीव किए, बोले हाँ जी पैसे बोलो। हम बोले इस नंबर को आप वेरीफाई कीजिए कि नंबर कहाँ का है। खैर अपना वेरिफिकेशन वगैरह कर लिए, उसका फ़ोन किए, बोले अरे तो सही बात है। हम बोले सर हम आ रहे हैं। बोलो ठीक है आओ, लेकिन कोतवाली चौक आओ। मतलब कोतवाली चौक ये ना रहा है। अरे मेरा मोहल्ला है भाई, मेरा घर है, हम क्यों नहीं आएंगे। हम पहुँचे कोतवाली चौक, तो एक वायरलेस ऑपरेटर थे और एक कोई दरोगा था, संजीव मिश्रा शायद नाम था क्या, तो उनका नाम नहीं याद है, लेकिन एक वायरलेस ऑपरेटर भी थे प्रमोद शर्मा, उतवारी पोखरा के पास उनका घर है। वहाँ पहुँचे हम, तो वो लेकर के हम गए बैंक गए, अपना घूमे फिरे बैंक, सब कुछ किए, कैसे लूट हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो संजीव मिश्रा जो दरोगा थे वो बैंक में बैठे हुए थे चेयर पर। हम नहीं पहचानते तो उस वक्त ये संजीव मिश्रा है, बाद में पहचाने कि संजीव मिश्रा है। तो बैंक मैनेजर, बैंक स्टाफ सबसे अपना कुछ सवाल कर रहे थे, हमको साथ में लेकर के चल रहे थे। जब वहाँ से निकलने लगे तो हम बोले कि भैया आप लेकर के बैंक में आए, आप पूछिए हम थे या नहीं थे। तो पूछ लिए। हम बोले वैसे नहीं होगा भैया, अब चलिए मेरे साथ, आप मैनेजर साहब से पूछिए, स्टाफ से पूछिए। हम खुद बोला कि कौन था जिस वक्त लूट हुई थी। तो स्टाफ आया, हम थे, क्या बात है। और बताओ सर वो कौन था कौन नहीं था। तो अपना चेहरा मोहरा बताया। तो हम बोले सुन लीजिए सर। तब तक विनोद बाबू पहुंचे तो बोले इसको चलो। तो हुआ कि सर ये नहीं था। कैसे नहीं था? तो अभी पूछे हम, विनोद बाबू गए मेरे साथ बैंक में, किसी ने कहा नहीं कि थे। तो लास्ट में विनोद बाबू खुद बोले कि ये लड़का था या नहीं। इतने ये लड़का तो नहीं था, सांवला थोड़ा सा था, लेकिन वो थोड़ा हेल्दी था और थोड़ा सा नाटा था। खैर उसका हो गया, उसका हम गए थाना, विनोद बाबू से 1.5 घंटा बातचीत हुई। बोले सर हमको बता दीजिए किसने कहा था कि हम बैंक लूटे हैं। खैर नहीं बताया, हमको पता भी चल गया किसने कहा था, किसने किया था, क्योंकि उसके बाद किसी होटल में पार्टी भी हुई थी, ये भी मुझे पता है। पार्टी में बेतिया के ही लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे और कुछ पहले पुलिस फंसाई, फिर पॉलिटिकल लोग कभी पॉलिटिकल तो था ही, बैक से था, लेकिन खैर वहाँ सब हुआ। वहाँ कुछ बाहुबली लोग भी थे जो खुद को बाहुबली कहते हैं, बाहुबली है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन खुद को बाहुबली कहते हैं, वो लोग भी थे वहाँ पर। और मैं गढ़ी माई चला गया। जिस दिन मैं गढ़ी माई गया था उसी दिन जैसे पूजा हम लोग वहाँ कर रहे, तो उस दिन यहाँ बैंक लूट होती है चमनिया में।
फिर हमको फंसाया जाता है। जो यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर है हाँ, चमैनिया। फिर मेरे पास फोन जाता है, तो गई माई में मंदिर पास तो काम नहीं करता था मोबाइल, लेकिन उससे इधर आने पर, नदी के इस पार आने पर मोबाइल का काम कर रहा था। मेरा एक दोस्त है सुभाष, उसकी मौसी का घर था, वहीं पे हम लोग थे। और ये बलि जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, 5 साल या 4 साल पे मेला लगता हाँ 5 साल पर मेला जो लगा था, गड़ी माई का मेला, उसी वक्त हम लोग गए थे। और हम लोग जाए तो उस वक्त यहाँ की जो माननीय विधायक है रेणु देवी, वो भी जा रही थी। है। हम लोग आगे थे, वो हम लोग के पीछे थी। बंसार काने हम लोग गए थे, उस वक्त इनकी गाड़ी पहुंची। तो जब बात हुई तो हम बोले विनोद बाबू से, तो बोले रहे फिर देखो इसे तुम्हारा नाम आ गया। हम बोले सर मजाक करना बंद कर दीजिए आप लोग, गढ़ी माई के मेला में हम हैं और आप लाइन पे रहिए, हम पीछे खोज करके आपको फोन करते हैं। तो गढ़ी माई का जब मेला लगता था तो उस वक्त जगह पीसीओ, मतलब मेला तक के लिए लगा के रखता था सब। उस पीसीओ से हम फोन किए, बोले सर देखिए कहाँ का है। बोले खाए छोड़ो, तो हम समझ रहा है, आओ तो बात होगी। हमारे लेकिन उस केस खत्म होने में काफी समय लग गया। दिलीप झा उस वक्त डीएसपी थे। इसमें क्या आपका नाम गया? मेरा नाम गया, अखबार, सारा अखबार में निकल गया। विकास बिहारी से हमने पूछा भी, कैसे आप नाम निकाल दिए? आप हमको हमसे पूछना चाहिए, बिना हमसे पूछे आप नाम निकाल दिए, हम केस कर देंगे। ये बहुत कुछ बोले। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी हम बयान लगाते हैं। वो कल को मेरा भी बयान लगाया। उस केस में एक डीएसपी थे दिलीप झा, तो वहां भी हम गए, उनसे भी बातचीत हुई। बोले कि सर आप विनोद बाबू से पूछ लीजिए उस वक्त हम कहाँ थे। गढ़ी माई का मेला जाने में, ऐसे तो अभी हम जाएंगे तो 5 से 6 घंटा में पहुंच जाएंगे, बहुत हो गया 5-6 घंटा, लेकिन मधान के समय में जाने में 5 घंटा तो सर भंसारे पे लग जाता था। और सुगौली के बाद से रक्सौल पहुंचने में 3 से 4 घंटा लग जाता था। अब सोचिए कि हम कब निकलेंगे यहाँ से, कब पहुंचेंगे। जब प्रसाद चढ़ा कर हम लोग वापस आए, जब बन रहा था उस वक्त उनका फोन गया था और उसी वक्त बैंक लूट हुई थी। खैर लेकिन लास्ट में वो केस फाइल कर दिए, उसमें से मेरा नाम हट गया। जाते हुए दिलीप जी बुला करके हमको बोले कि देखो तुम्हारे पीछे पॉलिटिक्स वाले लोग पड़े हुए हैं, इसलिए तुम सतर्क रहो, इधर उधर जाना आना बंद कर दो। हम सर सब बंद है मेरा। क्या करते थे उस टाइम आप? ठेकेदारी करते थे। कैसा ठेकेदारी? रोड का, बिल्डिंग का, जो जैसा काम मिला उसके हिसाब से ठेकेदारी करते थे हम। फिर राजनीति की ओर कैसे झुकाव हो वही गया? उसी क्रम में नहीं हम आए राजनीति में। तो राजनीति में आए तो जो कहानी हुई उसका छोड़े। राजनीति की सफर की शुरुआत आपकी बीजेपी से हुई है। बीजेपी नहीं, मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है बिहार पीपुल्स पार्टी से। 1994 में बिहार पीपुल्स पार्टी के जिला अध्यक्ष थे मेरे चाचा बसंत सिंह, और मैं छात्र संघ का। बसंत सिंह को ही काफी केस है। हाँ, बहुत केस है उनके ऊपर। कितने केस हो गए उन पे? 60-70 से ज्यादा होगा। 70 केस है। चाचा पे 70, भतीजा पे 30। अच्छा, किए होंगे तो किसी केस में तो दोषी करार दिए जाते, किसी केस में। ऐसे केस हम पे कहाँ नहीं कोई कर देता है ये। हम आपसे, आप हमसे सवाल पूछे, हमने आपको जवाब दिया। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर 70 दुर्घटना अगर मैं करता हूँ, किसी एक केस में तो मैं फंसूंगा। तो भैया बाहुबली हैं, आपकी डर से कोई गवाही नहीं देता होगा। कैसे नहीं गवाही कोई देगा? कैसे नहीं गवाही कोई देगा? हाँ, बाहुबली अगर हम हैं तो बहुत सारे लोग बाहुबली पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग बाहुबली पड़े हुए हैं। चच्चा पे 70 केस है, भतीजा पे 30 केस है। चच्चा भी जेल में रहे हैं। चच्चा जेल में? चच्चा भी जेल में रहे हैं। वो भी लगभग 2 साल 2 साल रहे हैं। बसंत सिंह, उनका पूरा रुतबा सुने हैं कि पूरा रोड पर निकलते हैं, पूरा पिस्टल लेके लोग, साथ में 10 को 20 को लड़का बाउंसर वगैरह घूमता है उनके साथ। मॉर्निंग तो कभी देखे हैं बसंत सिंह को? नहीं देखे हैं। मिले हैं, हम एक बार मिले हैं। हाँ। अच्छा, तो बात करने से आपको क्या लगते हैं? नहीं, बात करने से तो नहीं उस टाइप के लगते हैं, लेकिन जो सुने हो हम आपसे बताएं। आप इनके भतीजा हम बता रहे हैं आपको ना, कभी वो अपने साथ समूह लेकर चले, हुजूम लेकर चले, और रैली होगा, जुलूस वो निकलता है, उस वक्त लेकर चलते हैं, वो दूसरी बात। प्रमुख रहे तो सुना पूरा रुतबा था, गाड़ी से आप लेकर जाते थे। निर्विरोध प्रमुख थे। 4 गाड़ी से पहुंचते थे। उस वक्त भी रेट पड़ा था। हाँ। निर्विरोध प्रमुख थे। और समिति सदस्य जो लोग थे वो लोग बोले कि हम लोग को खाना खिलवाइए, कल हम लोग चलेंगे वोट देने। तो किशन होटल, बेतिया किशन होटल, उसमें सब लोग पहुंचा खाना खाने के लिए। तो हम बोले खाना खिला करके उन लोगों को ला करके हम घर पे, यहीं बेतिया वाले घर पे रख लेंगे, यहाँ से कल होकर के निकलेंगे हम लोग।
मेरे पास कोई बहुत बड़ा मकान नहीं है, एक छोटा सा घर है। ऊपर हमने टेंट गिरवा दिया, बिस्तर लगवा दिया कि चलो वहां से खाना खिला करके उन लोगों को लेकर के हम यहाँ आएंगे। मदन जायसवाल, डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल, उनकी गाड़ी थी 800, उस गाड़ी से मैं था। और जब मैं किशन होटल पहुंचा तो बीके साई और निराला, एक और दरोगा कोई था, 3 दरोगा वहां रेड मारा। किसको गिरफ्तार करने के लिए? चाचा को, हमको, समिति पहले से को केस था? हाँ। कोई केस नहीं था। अच्छा। कोई बोल दिया कि समिति सदस्य को उठा करके लो ले गया। भनक लगा उसको, किसी होटल में खाना खाने के लिए गया। मतलब किसी होटल में रखा है, किसी में रखे तो नहीं थे, तो खाना खा रहा था बेचारा, नीचे ही खाना खा रहा था सब। रेड मारे, हम ही से मुलाकात हो गई, क्योंकि जो लोग आते रहते तुम लोग भेजते जाते थे, तो हम बाहर ही खड़े थे। तो फिर तुम्हारा नाम बोलो दीपेश सिंह। अच्छा आओ इधर। कहाँ है समिति सदस्य? खाना खा रहा है सब। खाना खा रहा है? हमारा खाना खा रहा है। तो सुनने में आया है कि तुम लोग किडनैपिंग करके लाया है। हम बोले सर अकेला व्यक्ति मैं, और इतने समिति सदस्य को मैं तो किडनैपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। आइए आए सब, किसी को दिखा, सब खाना खा रहा था। एक लेडीज थी, उसका नाम हमको याद नहीं है, समिति सदस्य थी, बहुत बहुत खराब से बोली कौन पादना के बेटा कोलो सर किडनैपिंग हुई बा बीके साई को। हमको नहीं, बीके साई को। क्या थे वो? समिति सदस्य थी। नहीं, वो बीके साई क्या थे? बीके साई थे, दरोगा थे। अच्छा, दरोगा थे। हाँ। बहुत खराब से उसका बोले कहीं दखत न बड़ा चप्पल खोलम, चप्पल इतना मार मारे सारा पुलिस ही तार घुसे एकदम भाग यहाँ से। हमने भी जाते हैं सब बउआ घरे, खाना खोनी सब जाते हैं सब बउआ घरे, आओ मैं उठा लिए सब कुछ के। तो साई जी बोले कहे तो उल्टा हो गया। मैं उल्टा नहीं हुआ सर, सीधा हो गया। किसी समिति सदस्य का किडनैपिंग नहीं किया गया है, किसी को गाली गुप्ता तक नहीं दिया गया है, किसी से उड़ेब नहीं बात किया गया है, सबको ऐसे हाथ जोड़ करके मनाया गया है, भाई आप हमको वोट दे दीजिए, पैसा मेरे पास नहीं है, पैसा हम नहीं देंगे, मान सम्मान देंगे। और जो मान सम्मान उस वक्त मिला समिति सदस्य को बसंत सिंह के प्रमुख रहते हुए, वो फिर नहीं मिला। आज भी प्रमुख बहुत सारे लोग हैं, उसका तो आरक्षण करना रुतबा था ना। रुतबा तो आज भी है, रुतबा कल भी था, रुतबा आज भी है, लेकिन वो कभी फौज को लेकर नहीं चलते थे, अकेले चलते थे, कभी पिस्टल लेकर के नहीं चला है वो, कभी नहीं। अमीर किशोर यादव एसपी था जिस वक्त चाचा सरेंडर किए थे, उस वक्त एसपी के शौक से सरेंडर किए थे। लल्लू मिश्रा और रेणु देवी दोनों विधायक थे, यही इन्हीं लोगों के साथ चाचा गए, वही लेकर के गए लोग सरेंडर करने के लिए। बसंत सिंह, दीपेश सिंह और प्रेमचंद पांडे, आप ही लोगों के बिरादरी से आते हैं। प्रेमचंद पांडे पत्रकार हैं। अनिल किशोर यादव के सामने गए और बोले कि अगर बसंत सिंह नहीं होता तो आज मैं इसकी जगह पर होता। प्रेमचंद पांडे का यह बयान है। और अनिल किशोर यादव एसपी थे, जिला के एसपी थे, उनके समक्ष तो चाचा ने कहा, तो वो पूछे कि बसंत सिंह आपके पास पिस्टल कितना है? तो हथियार मेरे पास नहीं है। तो क्यों? हथियार की जरूरत है हमको नहीं। हथियार वो सब शूटर रखता है, हम पे शूटर थोड़े हैं। हम घर पे रहने वाले आदमी हैं, अपना संचारी करते थे, अपना गुजारा चलाते थे। कैसे कैसे केस में फंसाया गया, कैसे फंसे, वो सब आपको भी पता होगा, हमको भी पता ही है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। लेकिन एक चीज सर मेरे पास है, यामाहा बाइक, और सारा जितना बाइक था उस वक्त इनके ग्रुप में, इनके साथ रहने वाले लोगों के पास, सारा बाइक वहीं एसपी ऑफिस के समक्ष मंगाया। और बोले सर यही है RS-100। RS-100 के बारे में जो मशहूर है, RS-100 कोई चोरी होता है तो बसंत सिंह के पास पहुंच जाता है, यही है सारा चोरी का बाइक। सबका पेपर चेक कीजिए, सबका पेपर चेक हुआ। अमित किशोर यादव उसके बोला कि ठीक है, ये बाइक सबको हमने फ्री किया। और उसके बाद से RS-100 का चेकिंग बंद हुआ। नहीं कुछ मिला, जेल गए, 1.5 महीना में जेल से निकल गए। अगर वो अपराधी होते, अपराध किए होते,
तो 1.25 महीना में जेल से कैसे निकलते, और 1.25 महीना की गोली मारी है। किसी ना किसी केस में तो फंसे होते, जिसके ऊपर इतना केस हो, और अगर वो सही का केस, मान लीजिए उसमें से आधे केस का हम बात करते हैं, आधा केस गलत है, आधा केस सही है, आधा केस भी अगर सही होता तो किसी न किसी केस में तो जुर्म साबित हुआ रहता, वो जेल गए होते, सजा काट रहे होते। कौन सा ऐसा बाहुबली है जो सजा ही नहीं है? बाद में हाई कोर्ट से जाकर सुप्रीम कोर्ट जाए, बड़ी वो अलग बात है। तो कौन सा ऐसा बाहुबली है जो सजा ही नहीं है? इनको तो कभी कोई सजा नहीं हुआ। बसंत सिंह बाहुबली थे? बाहुबली लोग कहता था, वो तो अपने आप को कभी बाहुबली नहीं आप समझे। मानते हैं? हम नहीं मानते हैं, बाहुबली नहीं? बाहुबली नहीं मानते हैं। जनबली कहिएगा तो मान लेंगे, बाहुबली नहीं। जनबली और बाहुबली में अंतर क्या होता है? जनबली और बाहुबली, बाहुबली उसको कहते हैं जिसके पास बाहु की ताकत हो, हमारे पास सूटों की फौज हो, उसको कहते हैं बाहुबली। और जनबली उसको कहते हैं जिसके पास जनता का फौज हो, जिसके साथ जनता हो, उसको कहते हैं जनबली। तो मेरे जगह तो जनबली रहा शुरू से, बाहुबली तो कभी रहे नहीं ना। मैं खुद को बाहुबली मानता हूँ, मैं भी कभी बाहुबली था ही नहीं, ना ही बाहुबली बनने का शौक मेरे अंदर कभी से था। आप जाइएगा वसंत से मिलिएगा, पूछिएगा, वो बहुत सिंपल व्यक्ति हैं, बहुत सिंपल व्यक्ति हैं। बात करने से भी आपको अंदाजा लगा होगा। युवा और कार्टून से जुड़े हैं? हाँ, यूथ तो है उनके पास, यूथ उनके पास का हाँ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एकदम सिंपल आदमी है। और आज वो भी चलते हैं किस गाड़ी से पता है कि नहीं पता है? किस गाड़ी से? ऑल्टो 800। और उनका 4436 यामाहा उनके पास आज भी है। और एक होंडा का गाड़ी खरीदे हैं, बाइक। उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं? कोई गाड़ी नहीं है। गाड़ियों की शौकीन है? वाह, उस यामाहा के शौकीन थे? यामाहा के शौकीन थे, यामाहा के शौकीन उस वक्त बहुत देखे। यामाहा के शौकीन हम भी थे, आज भी मेरे पास यामाहा हम भी रखे हैं। RS100 खैर मेरे पास नहीं रहा, अब RS100 उनके पास है, चचा के पास है। हम भी रखे हैं अभी एक। दीपेश RS100 रखे हैं तो आपको पता होगा RS100 चलने में कैसी गाड़ी थी। मजा आता है। आज भी रखे हैं, थोड़ा सा उसका सर्विस महंगा है। हाँ, सर्विस महंगा हो उसमें गया टूटी वगैरह भी डालना पड़ता है तेल के अलावा, तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आज भी रखे हैं। पहले कम गाड़ी है, यामाहा गाड़ी। दीपेश सिंह जब सबसे पहले वार्ड पार्षद बने तो उनके पास सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वार्ड पार्षद बनने के बाद जिसको काम करना होगा उसके लिए कोई चुनौती नहीं है, जिसको काम नहीं करना होगा उसके लिए चुनौती है। और पार्षद बनने के बाद मेरे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये आई, काम कैसे करूं, क्योंकि काम कोई मेरे पैसों से निकल नहीं रहा था। अखबार में तो बहुत बड़ा बड़ा आर्टिकल आता था, इतना करोड़ रुपया इधर दिया, उतना करोड़ रुपया उधर दिया। जरा सत्यता की जांच आप लोग भी कर लीजिए कि कितना पैसा गया है। उस समय ये जो जगदम्बा नगर हॉस्पिटल के और रमना के बीच से जो सड़क देख रहे हैं, जगदम्बा नगर तक जाती है, बेतिया नगर परिषद में जाने के बाद सबसे पहला टेंडर इसी रोड का हमने किया था। इसके लिए स्पेशल फंड मंगा करके कराया गया। एक श्रीवास्तव जी हैं जगदम्बा नगर की, काफ़ी मतलब सहयोग किए थे उस फंड को रिलीज कराने में, मंगाने में। वहाँ से फंड आने के बाद यहाँ से निकलने में, टेंडर कराने में सब कुछ मेरा पूरा हो गया। लास्ट में श्रीवास्तव जी पहुँचे, उस वक्त थे कौन थे, प्रत्यय अमृत शायद थे, सचिव थे शायद। उनसे ये बात किए, वो एक्जीक्यूटिव को बोले इस रोड को अविलंब बनवाओ, जब पैसा यहाँ से जा चुका है तो सड़क क्यों नहीं बन रहा है। तो इस बात को रखा गया सभापति के समक्ष, मजबूर होकर सभापति इस टेंडर को निकाली। तब यह टेंडर हुआ, सड़क पास हुआ, सड़क नहीं बन सका, नाला नहीं बन सका, उताई पे रुक गया। क्या भाई, तो 4 लेन पास कराना है, इधर 4 लेन पास है, इधर से 4 लेन का जमीन कहाँ से लाएगी वो? एक तरफ ऑडिटोरियम बन चुका है, एक तरफ हॉस्पिटल बन चुका है, ना ऑडिटोरियम टूटने वाला है और ना ही हॉस्पिटल टूटने वाला है। अगर पहले था कि चलो ऑडिटोरियम नहीं बन रहा था, उस वक्त टूट सकता था, लेकिन जिस वक्त ये टेंडर हुआ उस वक्त ऑडिटोरियम बनना चालू हो चुका था। 4 लेन कहाँ से उधर से निकलेगा, सोचने वाली बात है। लेकिन जनता को यह चीज टेक्निकल है या जो उसमें लगा हुआ है वही समझ पाएगा। लेकिन
आम जनता इस बात को समझती नहीं है। आम जनता सोच रही है, करे 4 लेन निकल रहा था, दीपेश सिंह ने ऐसे टेंडर करा दिया, ऐसे टेंडर करा दिया, 4 लेन का मुंह मरा गया। हमारे सांसद साहब का भी योगदान है, वो सड़क नहीं बन सका। नीलेश रामचंद्र देवरे का भी योगदान है, जो हम यहाँ के डीएम थे, जिसके वजह से सड़क नहीं बन सका। जाकर देखिए, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। केस किए थे? केस किए थे। क्या मामला था? केस क्या है, क्या किए थे? उस टाइम आप वार्ड पार्षद थे। उस वक्त मैं वार्ड पार्षद था। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा है कि जिस मुद्दा को उठाने में अच्छी पार्टी हिल जाती है, उस मुद्दा को मैं उठाता हूँ। ज्वलंत मुद्दा, जिससे डायरेक्ट जनता को फायदा हो। बिजली विभाग का आंदोलन मैंने बताया, जो भी हुआ काली बताया, जो कुछ भी हुआ, जेल भी गया, जेल से भी निकले। बेतिया बड़ा रमना के मैदान में झंडा तोलन मेरे द्वारा चालू किया गया। कुछ दिनों से, लगभग 3-4 सालों से आप वहाँ झंडा तोलन करते हैं। 2017 से हाँ, झंडा तोलन करवाते हैं। ये जो मूर्ति का जो कहानी है, मूर्ति वाला क्या कहानी है, क्या कैसे क्या हुआ? उसी में नीलेश रामचंद्र देवरे मेरे ऊपर केस कराए थे। अच्छा, नीलेश रामचंद्र देवरे केस कराए थे, या नव परिषद केस कराया था, या सांसद केस कराए थे, हकीकत हम नहीं बता सकते हैं। मेरे ऊपर केस हुआ, ये मैं जानता हूँ कि कितने लोगों पर केस हुआ था? 22 आदमी पर। 22 आदमी पे। क्या कुछ कहानी था उसके बारे में? उसमें ऐसे लोगों पर भी केस हुआ था जो बिहार में ही नहीं था। फेसबुक से उठा करके जिसने पोस्ट को शेयर किया था, मतलब कैसा फेसबुक पे क्या कुछ था? फेसबुक पर जैसे उस स्टैचू जो पंचम, जॉर्ज पंचम का जो स्टैचू था, उस मूर्ति को क्षतिग्रस्त जब हुआ, क्षतिग्रस्त होने से पहले 2 दिन पहले हम लोग वहां से लाइव आए। कौन कौन? हम थे, मनीष कश्यप था, रोहित मिश्रा था, चंदन उपाध्याय था, और भी बहुत सारे लड़के थे। मेरे मोहल्ले का एक लड़का है बिक्की सिंह राजपूत, ये था। एक दीपक नाम का लड़का है इधर, वो था। मंकेश सिंह था, और बहुत सारे लोग थे। लाइव आकर के हम लोगों ने कहा था कि अगर यह मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि इस स्टैचू को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाए। अगर पुरातत्व विभाग का संपत्ति है। क्या दिक्कत था? मंदिर साइड में तो पड़ा था, साइड में लगा था, क्या दिक्कत था आपको? क्या तोड़ दिए? क्या दिक्कत था? आपके हिंदुस्तान के झंडा को अगर कोई नीचा दिखाना चाहता है तो आप क्या करेंगे? मैं तिरंगे की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा है ना, राष्ट्रीय झंडा। उस तिरंगे को कोई नीचा दिखाने का काम करेगा तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। उसको जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे? आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलता हूँ। आपके मन में है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है कि मैं जवाब दूंगा उसको। जवाब कई तरह से दे सकते हैं। पहला जाओ झंडे के ऊपर, दूसरा जो झंडा किया गया उसको नीचे कर देंगे, झंडा मेरे ऊपर हो जाएगा। दूसरा जवाब, जब इस झंडा को हम नीचे करने जाएंगे और नहीं मानेगा, समझाएंगे, उसके बाद भी नहीं मानेगा तो लतियाएंगे, उसके बाद भी नहीं मानेगा तो उसको खत्म कर देंगे हम। लेकिन देश का झंडा मेरा सबसे ऊंचा रहेगा। ठीक यही कहानी थी बेतिया हॉस्पिटल में। जॉर्ज पंचम का मूर्ति इतना पर था और तिरंगा झंडा इतना पर। तो तिरंगा झंडा यहाँ फहराया जाता था और जॉर्ज की मूर्ति उसके ऊपर थी। हमने कई बार कहा था, उससे पहले भी डीएम को मैंने पत्र लिखा था, लगभग आपको 96-97 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने डीएम साहब को पत्र लिखा था, सीएम साहब को पत्र लिखा था कि ऐसी ऐसी बात है, झंडा यहाँ नीचे फहराया जाता है, इसलिए या तो झंडे की ऊंचाई बढ़ाई जाए या इस स्टैचू को यहाँ हटाया जाए। मैंने हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को भी पत्र लिखा था, मैं खुद जा करके मिला था, मिल करके बोला भी था। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई जो कान पर उन लोगों के जू नहीं रहेंगे तो हम लोगों ने इसका अंजाम दिया। जिस वक्त उनकी मूर्ति क्षतिग्रस्त हो रही थी, क्षतिग्रस्त कैसे हुई वो तो मुझे भी पता नहीं था, आपको कहाँ से मैं बताऊंगा। लेकिन क्षतिग्रस्त हुई उस वक्त जो हम लोग लाइव थे, भारत माता की जय जय का हम लोग कर रहे थे और पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी। पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी उस वक्त का। लाइव अगर खोज दिया जाए
या आप लोग तो भाई सोशल मीडिया के खिलाड़ी हैं, आपको चाहिएगा तो खोज लीजिएगा, उस समय का लाइव खोजिएगा, देखिए एक लाइव चल रहा है और वहाँ पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। और लास्ट में उसने कहा हमसे, अरे दीपेश जी अब आप लोगों का काम हो गया, आप लोग जाइए, अब हम लोगों का काम है, हम लोग करेंगे, अब जाइए, अब हम खोजेंगे हाँ। आपको। अब क्या करेंगे, मतलब बोले कि हम लोगों का जो काम है हम लोग करेंगे। हाँ। अब किसका किसका कॉल आया मेरे पास, ये तो पर्दे के अंदर की बात है, इसे रहने दीजिए। लेकिन प्रशासनिक महकमे से ही मेरे पास फोन भी आया कि अब आप लोग वहाँ सटिए। खैर नीलेश रामचंद्र, तो उसके बाद हम लोग चले गए वहाँ कॉफ़ी का दुकान पे, वहाँ कॉफ़ी पीने। तब तक देखिए कि प्रशासन पूरी गाड़ी पहुँच रही है, हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, बाकी सारा लोग तो भाग गया। सबसे पहले तो भागा मनीष, तो रोहित को भी हमने कहा कि तुम भी जाओ, रोहित भी चला गया, मतलब सब लोग चले गए। मेरे जो लोग थे, जैसे विक्की था, दीपक था, इस टाइप के जो लोग थे, वो लोग मेरे साथ रुके रहे। हम इन लोगों को बोले कि तुम लोग उस पर जा करके बैठो, मतलब रमना के साइड में, इस साइड तुम मत बैठो। और हम चले आए हॉस्पिटल। तो उधर से रमना साइड से आने पे हॉस्पिटल इमरजेंसी जो था, जहाँ इमरजेंसी जाया जाता है, वहाँ से भी 5 स्टेप चढ़ के तो ऊपर जाना पड़ता था। तो श्रीकांत दुबे के बगल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उसको श्रीकांत दुबे के बगल में नीलेश रामचंद्र देवरे बाएं साइड, और दाहिने साइड एक रवि राज नाम का लड़का है, बेतिया हॉस्पिटल में ही काम करता है, वो खड़ा था। तो हम उधर से आए, तो बोले क्या बात सर, बोले आओ आओ दीपेश, देखो ना ऐसे ऐसे मूर्ति टूट गया है। हम जाने दीजिए, मूर्ति तोड़ दिया तो उस मूर्ति से क्या करना है। इनसे बोले, अब डीएम से बोले? नहीं, श्रीकांत दुबे, वहाँ डीएम भी थे, वहाँ डीएम भी थे। तो उसका डीएम साहब चले मूर्ति देखने के लिए, हम भी उनके साथ साथ थे। उनको हम बता रहे थे कि यहाँ ये स्टेचू लगा हुआ था, यहाँ ये झंडा फहरा है, तोड़े भी, बताए भी, सब बताए भी। हाँ। तो डीएम साहब का जो स्टेटमेंट निकला, वो एक लाइन में श्रीकांत दुबे से बोले कि, मतलब वो समझे होंगे हमको कि हॉस्पिटल का स्टाफ है बता रहा है, ये तो उसी अंग्रेज का मूर्ति न है जो नील का खेती कराया करता था। तो बोले जी सर हटाइए, उन्होंने FIR पे कर दीजिए। आज तक उन्होंने FIR है, आज तक नॉन FIR नहीं है। अच्छा, नॉन FIR, नॉन FIR है, आज तक अज्ञात FIR में हम लोगों का नाम है। उसके बाद उतना ही भी मामला खत्म था। कहाँ से प्रेशर पड़ा नीलेश रामचंद्र देवरे को, कहाँ से नहीं, ऑन कैमरा बोलने वाली बात नहीं है। इस बोलने को तो मैं बोल दूंगा, क्योंकि जो उसने किया है मुझे बताने में कोई दिक्कत, तो प्रूफ है मेरे पास, उनका सबूत है। एक मिनट, वो ऑन कैमरा जब उसका नाम लेंगे तो वो हीरो हो जाएगा, और मैं वैसे लोगों को हीरो बनाना नहीं चाहता। यहाँ तक कि अमित शाह का फोन आया, एक गवर्नर थे कोई अमित पांडे एक बीजेपी का ही नेता कार्यकर्ता जो भी हो, मेरे कोई फ्रेंड सर्किल का नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। वो मैसेंजर पे हमको कॉल किया, बोला भैया अपना नंबर दीजिए, तो हम नंबर दिए। तो फिर मेरे पास कॉल किया, बोला भैया मैं गवर्नर साहब से कहवा देता हूँ। गवर्नर साहब से मेरी बात कराया, बोला भैया मैं गवर्नर साहब से कहवा देता हूँ। हम बोले देखो जब आज छिड़ गया आंदोलन तो छिड़ गया, रहने दो, अब जो होगा सो देखा जाएगा। केस हुआ कोई बात नहीं, बेल होगा, केस चलेगा, देखेंगे। आखिर इस स्टेचू को तोड़ने वाले लोग भी जेल गए हैं, जिसके पूर्व भी 1974 में भी कोशिश हो चुकी थी तोड़ने के लिए, जिसमें जेल भी गए हैं। और आपको 96-97 में भी कोशिश हो चुकी है, जिसमें उसका एक हाथ टूटा था। तीसरी बार आप लोग तोड़े, और तीसरी बार हम लोग क्या तोड़े, अब जनता तोड़ दी। हम लोग तो लाइव आ रहे थे, वहां से लाइव आकर के सब कह रहे थे, बता रहे थे, उसका रहे थे। प्रशासन से हम लोग कह रहे थे कि आप भाई यहाँ हटा लीजिए, और अगर पुरातत्व विभाग का है तो इसको सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया, और पुरातत्व विभाग का नहीं है यहाँ हटा लीजिए, नहीं तो जनता यहाँ खत्म कर देगी। मनीष कश्यप से दोस्ती आपको कैसी हुई, क्या कुछ कहानी है थोड़ा सा? मनीष कश्यप से मेरी दोस्ती नहीं हुई, परिचय हुआ। मनीष कश्यप मेरे भतीजा से भी छोटा है। मनीष कश्यप से सबसे पहले मेरी मुलाकात थी बेतिया हॉस्पिटल में। किसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए आया हुआ था, उसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाने में गया था।
कहीं से उसके पास पैर भी आया था जिसका था। पहले से आप उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाने गए थे और उसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने मनीष कश्यप भी आए थे। और मैं वही जो उसका नकल मुझे देता उसी के साथ हम लोग गए थे चाय वगैरह पीने के लिए। चाय पीकर हम दोनों एक ही साथ आ रहे थे। तो बोला कि हम देखो तो नहीं भाई फोटो शूट होके आ गए। हम जा देखो, हम ऊपर चढ़े तो मनीष कश्यप 5-7 लड़कों के साथ बस आ रहा था, अपना गाली गुप्ता देते हुए आ रहा था, या करेंगे वाह करेंगे। हमको नहीं कहा भी लो रहे तो शांत रहो। तो हल्के में ले लिया हमको, या हो जाएगा वाह हो जाएगा। आँख तो इसे से लाल पीला करके बोलता है। और हो जाएगा भाई था मंटू। दीपेश भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हम बोले समझाओ हॉस्पिटल यहाँ कब एडमिट हो जी या कब पोस्टमार्टम हो जी पता ना चली। ऐसा रहा दो तब बताया कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट लो आयल नाम बोला तो नाम बोला। तब तक बुला करके हमको दे दिया। बोलो भैया तो लियो निकलवाया था हम बने। तो कहाँ भाई लो? हम बोले चाय की दुकान में बैठे बोलो रिपोर्ट ले। हम लोग भी आए थे, ये भी आए थे। चलिए कोई बात नहीं, हम वापस में यहाँ कह गया अपना चले गए। उसके बाद मनीष को लेकर के आया रोशन श्रीवास्तव। रोशन श्रीवास्तव लेकर के आया मेरे पास, बोला कि भैया इसको दिक्कत है शहर में घूमने में। हम बोले क्या दिक्कत है भाई घूमने में? तो मियाँ लोगों को बहुत गाली देता है। हम लोग क्यों देता है? मियाँ लोग सब कुछ बिगाड़ा है। तो नहीं, तो हम लोग गाली कर देता है, मत दे गाली। और रही बात घूमने की तो चलो कोई बात नहीं है। हम मोहम्मदन में जो तेज तरार लड़के थे जो राजनीति में जिनकी अभी ऊंचाई की ओर जाने की तैयारी कर चल रही थी, वैसे लोगों से बुला करके इसको हम जान पहचान करा दिए, संपर्क करा दिए। वो देखो राजनीति के तहत ये कुछ बोलता है, तुम लोग कुछ बोलते हो, लेकिन ऐसा इसके मन में कुछ है नहीं। सब लोगों से संपर्क करा दिए। उसका बोले तुमको दिक्कत तो चलो हम 15 दिन 20 दिन तुमको शहर में घुमा देते हैं, सब कुछ तुमको पहचान जाएगा। तो उसका कोई दिक्कत नहीं मिली। तो मनीष कश्यप को मैं घर से लेता था, उसके घर से, उसके घर से, और उसको शहर में घुमाता था और फिर ले आकर के छोड़ देता था प्रतिदिन। कितने दिन तक? वही 10-15 दिन। जब परिचय हो गया शहर में जिस होता है तो पहचानता कौन था? कोई नहीं पहचानता था। उसी क्रम में आपके साथ भी आया, याद ही होगा आपको, बितिया बार रमना के मैदान में। और आपके भाई साहब भी थे, मंटू चौबे। नहीं, वो मामा लगते हैं। मामा लगते हैं मेरे भाई संदीप शुक्ला। अच्छा, नहीं आपके भाई नहीं, मतलब आपके तो वो मामा लगते हैं आपके। चलिए, तो वो भी थे वहाँ पर। सारा बातचीत हुआ कि हमको बोला था मंटू चौबे भाई वो एक चक्कर में मत पड़ो, ये खाली हिंदू मुस्लिम कर ला। हम जाए दो लड़का बा जितना संभाल लो आदमी, संभल ली तो संभल ली, ना संभली तो अपन जानी। हमने उसको बहुत कोशिश किया और एक तो कोशिश करके उसको सही पटरी पे लाने का और ले भी आया। तो मूर्ति कांड के बाद इस जब उभरा, इसको लगा करे अब तो मैं बहुत कुछ हो गया हूँ। और वहीं से इसका ट्रैक चेंज हो गया। खैर ट्रैक चेंज हुआ, अपना जो भी जैसा करेगा वैसा पाएगा। मूर्ति कांड में उन लोगों को जेल भी जाना पड़ा, हम जेल भी नहीं गए। और मूर्ति कांड सिर्फ रहता तो जेल नहीं जाना पड़ता। ये लोग एक और घटना कर दिए कश्मीर में जाकर के, पटना जाकर वहाँ मारपीट कुछ हुआ कश्मीरियों के साथ। सबसे बड़ी विडम्बना तो बीजेपी वालों की यही है, कश्मीर हमारा है, नहीं कश्मीर हमारे नहीं है। आप कभी उनके नारा में सुने हैं कश्मीरी भी हमारे हैं? कश्मीर हमारा है, नहीं कश्मीरी हमारे नहीं है। कश्मीरी को मार भगाओ और कश्मीर को ले लो, ऐसा कहीं हो सकता है? कश्मीर आपकी रियासत नहीं थी, कश्मीर कहीं से किसी तरह से विलय कराया गया। तो विलय कराया कश्मीर का, तो उसी वक्त आप वहाँ की जनता को फेंक देते बाहर, नहीं तुम लोगों को यहाँ जरूरत नहीं है। और जब नहीं फेंके, उस जनता को भी गले लगाए। आखिर क्या कारण रहा कि मनीष कश्यप आपसे दूरी बना लिए या आप उनसे दूरी बना लिए? अब क्योंकि साथ में रहते थे, काफी दिनों तक साथ रहे, फिर अब अलग है। अब हमको नहीं लगता है कि बात विचार भी होता है। क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ हो गया, क्या कुछ मतभेद हुआ?
मनीष कश्यप ना कल मेरे करीब था ना आज हमसे दूर है। मनीष कश्यप का जो मकसद था, जिस मकसद को तहत आया था कि बेतिया में मैं अपनी जान पहचान बहाल लूँ, मुझे भी लोग पहचाने, उस काम में वो सफल हो गया। अपना काम किया, चलते बना। ना कल वो हमसे ज़्यादा बात करता था, खैर आज तो बात ही नहीं करता है, और ना हम बात करना चाहते हैं आपसे। क्या है? वो बहुत बड़ा इंसान है, वो बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान हो चुका है, और हम बहुत छोटे इंसान हैं, मामूली व्यक्ति हैं। हम अपने बराबर के लोगों के साथ उठना बैठना करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हो, इसलिए मेरी ख्वाहिश ही नहीं है बातचीत करने की। मनीष कश्यप के साथ जो शुरू में लोग थे, आज वो लोग साथ में नहीं है, इसके पीछे ये क्या कारण है? जो शुरू में लोग थे बिना स्वार्थ के, जो लोग शुरू में थे, शुरुआती दौर में जो मनीष कश्यप के साथ जुए थे, वो लोग बिना स्वार्थ के थे, अपना लगा करके आपको उठाने का काम कर रहे थे। आज लगाने की जरूरत नहीं है, आज लगान उसके पास खुद आ रहा है, इसलिए लोग उसके साथ नहीं है। फिर जैसे मनीष कश्यप जरूरत पड़ेगा अब आएगा। तो मेरी बात हुई कि मनीष से जब न्यूज चलाया था ये तमिलनाडु वाला, उससे पहले मेरी बात हुई थी उससे। उन्होंने मना किया था कि तमिलनाडु वाकई में देश शांति प्रिय राज्य है, इसमें कहीं कोई देने नहीं है। अरे भैया छोड़िए ना, ऐसी चलता है, ऐसी चलता है। नाम तो कमा लिया, लेकिन सारा नाम को ध्वस्त कर दिया। अगर उस न्यूज के बाद जो यहाँ पहले चलाया, उसके बाद जा करके तमिलनाडु वहां से उस न्यूज की और सही बात चलाया था कि देखिए हम बिहार में थे तो हमको ऐसे तो बोलते हैं कि सही चला है, एकदम सरासर गलत है। वहाँ मारपीट नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। अफवाह फैला है। अफवाह जहाँ की घटना यह दिखा रहा है, जैसे मेरा घर है, ये घटना हो रहा है, वो मेरे भैया का ऑफिस है, और यहाँ की घटना के बारे में बताया गया है। रेलवे स्टेशन के बारे में बताया गया है। होली का समय था उस वक्त, आपको याद भी होगा, होली था उसमें, होली की भीड़ थी। होली और छठ ये आपको भी पता है, और भारतीय रेल को भी पता है, होली और छठ में बिहार के लिए नो रूम रहता है हर ट्रेन में, पता है ना। भीड़ थी वो होली का, जिसको दिखा दिया यह दंगाइयों की भीड़। यही उसका सबसे बड़ा गलत काम है। अगर जो बिहार से वो न्यूज चलाया, बिहार में जैसे उसको वहां जाता, बोलता है बिहार में मैं था, बिहार में जो मुझे पता चला न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के माध्यम से, वो मैंने दिखाने का काम किया, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा तो उसके विपरीत पाया। इतना ही वो बोल देता तो उसकी इमेज बरकरार रहती। आज तो उसका इमेज सही मायने में पूछिए तो मुझे अफसोस होता है। सही में उसको तैयार करने में, उसको बनाने में बहुत मेहनत की हम लोग, बहुत मेहनत की है, तब जाकर के मनीष कश्यप बना, और उसको वो खत्म कर लिया। नामांकन आप ही करवाए थे? अरे सब कुछ कराया, उसके जेल में रहते हुए नोमिनेशन कराया। नोमिनेशन वैसा हुआ है किसी का आज तक? नोमिनेशन में तो आप भी थे, आपको भी याद होगा। याद तो है। वैसा नोमिनेशन अगर हुआ हो किसी का तो बताया कोई हमको। जेल में था, आप भी 4-5 गाड़ी लेकर के आए थे। मनीष कश्यप ने बीजेपी में ज्वाइन करके गलत किया या सही किया? वो सरासर गलत किया। उसको किसी राजनीतिक दल को भी ज्वाइन नहीं करना था। तुम्हारा काम था सिस्टम के खिलाफ लड़ना। तो सिस्टम किसके साथ होती है? सत्ता के साथ या विपक्ष के साथ? बोलिए, सिस्टम किसके साथ होती है? सिस्टम को कौन चलाता है? सत्ता चलाती है, विपक्ष चलाता है? जब भी सिस्टम चलेगा सत्ता सही चलेगा, सत्ता ही चलाती है सिस्टम को। आप एक तरफ सिस्टम के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सत्ता का गा रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकता है। या तो सत्ता के साथ रहिए या सिस्टम के साथ रहिए। ये सिस्टम के खिलाफ में था, इसको अभी रहना चाहिए था। चुनाव लड़ना, जीतना, हारना ये दूसरी बात होगी। चुनाव लड़ने का तुम्हारा मूड था, तुम लड़ते चुनाव, हाथ हाथ तुमको लोग लेता। लोकसभा चुनाव लड़ने आया, सुनने में तो आता है कि 2 करोड़ 4 करोड़ रुपये लेके बैठ गया। लोकसभा चुनाव इस बार वाला? हाँ, 24 वाला। 24 वाला। अब क्या हकीकत है ये तो मनीष कश्यप ही जान सकता है। नहीं, चर्चा तो है, चारों तरफ चर्चा है कि पैसा लेकर के बैठ गया, पैसा लेकर के बैठ गया।
तो लोगों की सपोर्ट अब मिलेगी जो विधानसभा नहीं। लोकसभा में दिख रही थी? लोकसभा में दिख रही थी, विधानसभा में जो इसके पहले जो सपोर्ट मिला था वो खत्म हो चुका है। अब ज्यादा मिलना चाहिए। बीजेपी में है, बीजेपी कार्यकर्ता लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता लोगों का सपोर्ट इसको मिलेगा कि बीजेपी के नेता को मिलेगा? क्या नेता नहीं है? बीजेपी के नेता ही है, युवा नेता। मेरे से तो अभी तक वो नेता बना नहीं, क्या है? अभी तो कार्यकर्ता ही है। वो मकान से भी बहुत थोड़े बोले थे चनपटिया विधायक, हाँ, जो इसको बोले थे हाँ। कि कार्यकर्ता है, तो बिल्कुल सही बोले थे। इसको लोग भले दूसरे नजरिए से देखे। कार्यकर्ता और नेता में क्या कुछ अंतर होता है? कार्यकर्ता वो है जो नेता बनाता है, और नेता वो है जिसके पीछे कार्यकर्ता चलते हैं। अंतर कैसे होगा? नेता एक होगा, कार्यकर्ता सैकड़ों होंगे, बहुत सा अंतर है। कार्यकर्ताओं में इसकी ये कहिए कि इसकी पहुंच थोड़ी अधिक है, इसको मानने वाले लोग थोड़े अधिक हैं, लेकिन अब वो भी मानने वाले खत्म हो चुके। हम अपने घर को मजबूत नहीं करें तो चले राजधानी को मजबूत करने में, क्या हो जाएगा उससे? कुछ होने जाने को है? कुछ नहीं होगा। पहले घर को मजबूत कीजिए, उसके बाद चलिए राजधानी को मजबूत कीजिए, पूरे देश को मजबूत कीजिए। जब हम मजबूत रहेंगे, जब हमारे पास खाने को रहेगा, तभी हम आपसे पूछ भी सकते हैं खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। अगर मेरे पास खाने को नहीं है तो हम आपसे पूछेंगे कैसे? आप पूछ दिए, अगर आप बोल दिया खाएंगे तो हम खिलाएंगे क्या? तो पहले खुद को मजबूत करना चाहिए, तब किसी को और को मजबूत करना चाहिए। दिव्य सिंह की निजी जीवन कैसा? मेरा निजी जीवन तो खुली किताब है। मैं अकेला आया था धरती पे, अकेला ही जाऊंगा। शादी नहीं किया? न, काहे? ऐसे ही नहीं इच्छा हुई शादी करने की, नहीं किया। मैं बंद किताब नहीं, खुली किताब हूँ। शादी नहीं करना है? न, अब क्या करेंगे? शादी 50 क्रॉस कर गए, अब क्या शादी करना है? शादी करने की उम्र होती है, अब उम्र भी नहीं बची। शादी करना चाहिए? शादी तो करनी ही चाहिए, इसलिए करनी चाहिए। और शादी सब कुछ शादी नहीं करे मेरी तरह तो फिर दुनिया चलेगी कैसे? कि क्या कुछ सपरन था शादी नहीं करने का? क्या है आखिर, क्या कारण है? क्या कोई ऐसा प्लान नहीं था, बस शादी करने की इच्छा नहीं हुई, इसे शादी नहीं की है। प्यार करते थे? वो सब खैर, उस सब के लिए मेरे पास समय नहीं, फुर्सत नहीं। जब नजर लगाने की जब वक्त था, जब समय था, उस वक्त तो पुलिस से नजर लगा रहे थे। जब को बताया 1992 में मेरे ऊपर मर्डर केस हुआ और जेल चले गए। 1992 में मैंने इंटर का एग्जाम दिया, और 1992 में मुझे जो मार्क्स है और सब्जेक्ट डिस्टिंक्शन, इंसान ने किसी कॉलेज में चाहता तो मेरा एडमिशन हो सकता था, लेकिन आगे पढ़ाई करने नहीं दिया सब। पार्ट 2 तक तो हम एग्जाम दिए, पार्ट 2 तक पास आउट हैं, और पार्ट 3 का एग्जाम 2 पेपर का एग्जाम दिए, बाकी एग्जाम नहीं दे सके। जाते एग्जाम देने तो गिरफ्तार होते। एग्जाम के पीरियड में मेरे ऊपर केस किया गया। आप बताइए कि कोई विद्यार्थी अगर एग्जाम चल रहा है उसका, तो वो कहीं किसी तरह की कोई घटना करेगा? वो एग्जाम की तैयारी करेगा या घटना की तैयारी करेगा? बोलिए। और उस वक्त मेरे ऊपर केस हुआ, नहीं दे सके एग्जाम। घर में कौन कौन है? अभी फिलहाल सबको ही है, लेकिन पिछले साल मेरे फादर डेथ कर गए। माँ है, भाई भौजाई है, लोग, छोटा भाई है, बहन बहनी है, सबको ही है। बस फादर मेरे पिछले साल 6 अगस्त को एक्सपायर कर गया। हर किसी का परिवार होता है, हर किसी घर में भाई बहन माँ बाप सब होते हैं। एक समय ऐसा आता है वो सब अलग अलग होता है, लेकिन अभी मेरे परिवार में अलग होने का नौबत ही नहीं है। सब लोग अभी एकजुट हैं। आपके घर में कोई नौकरी में भी है? सब लोग अपना अपना काम करते हैं। बड़े भैया हैं जो हमसे बड़े हैं, तो वो चेन्नई में अपना ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। उनका बेटा है जो इंजीनियर है मर्स नेवी में। उनकी बेटी है जो DCLR है अभी औरंगाबाद में। हमारे बारे में आप सब कुछ हम बता ही चुके हैं कि मैं तो एक खुली किताब हूँ। हम छोटा भाई है
उसकी दुकान है संसी चौक पर। उससे छोटा भाई है, ऑटो में इंजीनियर है उत्तराखंड में। सब कोई अपना अपना काम देख रहा है, सब कोई अपना अपना मतलब खर्च अपना चला रहा है, कहीं से कोई किसी को दिक्कत है नहीं। और हर घर की कहानी भी मेरे यहाँ नहीं है। जब सब भाई की पत्नी इकट्ठा रहेंगी तब तो कोई विवाद होगा। विवाद का कारण क्या है? सब कोई इकट्ठा रहेगा तब विवाद होता है। तो उसमें जो होशियार होते हैं, जब जहाँ 10 घर रहेगा वहाँ ढम नहीं करेगा, तो जो होशियार होते हैं वो उसको मैनेज करके चलता है। जो नहीं होशियार होता है अलग अलग होते जाते हैं। इससे मेरे घर में अभी कम से कम इस पुस्तक तो नहीं जान होने जा रहा है किसी तरह का कोई भी बदलाव बंटवारा, कहीं से कुछ नहीं होने जा रहा है। सब कोई अपने अपने जगह पर काम कर रहा है, अपने अपने जगह पर सुरक्षित है। हाँ, देखा जाएगा अगला पुष्प क्या करता है। अगला पुष्प भी हमको तो नहीं लगता है कि बड़े भैया का जो बेटा है वो सब नौकरी कर रहा है, अपना जहाँ जहाँ नौकरी करेगा वहीं रहेगा। उस सबको रिटायर करने के बाद का सोचा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश जी, अपने अपने यात्रा और अपने बारे में विस्तारित जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और चैनल के माध्यम से जितने श्रोता इस वीडियो को देखेंगे सबों को मेरा धन्यवाद और मेरा प्रणाम।